अभी तो टेंजेंट नॉर्मल में कुछ बातें हमने कल कर ली थी, है ना। कॉनिक्स को कैसे संभालना है, उसका ऑल्टरनेट वेज थे जो करने के, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का जनरल मेथड क्या था, ये सब बातें कर ली थी। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज टेंजेंट नॉर्मल में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल बिटवीन कर्व्स बोल सकते हो ना, एंगल बिटवीन कर्व्स बोल सकते हो, या एंगल एट द इंटरसेक्शन बोल सकते हो, एंगल बिटवीन द कर्व एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल सकते हो ना। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स का मतलब क्या होता है, दो कर्व है सपोज, है ना, एक है C1 और एक है C2, ठीक है। तो दो कर्व के बीच में एंगल का मतलब क्या होता है कि जहां वो मिल रहे हैं उस पॉइंट पे दोनों कर्व पे टेंजेंट बना दो। जैसे ये नीले वाला कर्व है C1, तो इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है, टेंजेंट 1। ऐसे ही इसी पॉइंट पे काले वाले कर्व पे जो टेंजेंट बनाओगे वो एक ऐसे लाइन जा रही होगी T2। तो ये T1 और ये जो T2 लाइन है, इनके बीच का जो ये एंगल है, ये थीटा, दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल बिटवीन कर्व्स, ठीक है जी। थीटा इज द एंगल बिटवीन कर्व्स, है ना, या एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स, ठीक है जी। तो करना क्या होता है हमें, तो स्टेप 1 फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, स्टेप 2 फाइंड स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स टू कर्व्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे मान लो आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये जो टेंजेंट 1 है इसकी स्लोप निकाल ली और दूसरी कर्व पे जो टेंजेंट है उसकी स्लोप निकाल ली। तो मान लो मैंने उनकी स्लोप्स फाइंड कर ली, M1 एंड M2। नाउ दो लाइंस के बीच में एंगल आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा, अभी 11th क्लास में दो लाइंस जिनकी स्लोप M1 M2 है, उनके बीच का एंगल क्या होता है, tan थीटा बराबर मोड M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1, ठीक है जी। तो ये एंगल आपका आ जाएगा। तो ये जो थीटा आएगा आपका tan इनवर्स मॉड M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। क्योंकि आप मोड लगा के डील करते हो तो ये थीटा हमेशा एक एक्यूट एंगल आता है, आपको पता है ना कि स्ट्रेट लाइन से। तो इसकी वैल्यू 0 से 90 के बीच आएगी, 0 से इन्फिनिटी के बीच। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी तो थीटा 0 से 90 के बीच आएगा। अब एक बात बताओ, अगर दो कर्व के बीच एंगल थीटा है और दो कर्व के बीच के एंगल का मतलब क्या है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट के बीच, तो वो तो दो लाइनें ही है ना। तो अगर उनके बीच एंगल थीटा है तो एंगल पाई माइनस थीटा भी तो है अभी, है ना। तो यहां नोट करके लिखें कि पाई माइनस थीटा इज ऑल्सो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब मल्टीपल चॉइस अगर ऑप्शन है तो आप दोनों आंसर दे सकते हो, 30 डिग्री भी और 60 डिग्री भी, है ना। इन जनरल अपन एक्यूट एंगल देते हैं, या सिंगल चॉइस में जो अवेलेबल है वो दे दिया, ठीक है ना। तो अगर ये उनके बीच एंगल है तो ये भी एंगल है। तो ये बेसिक फंडा है, कोई भी दो कर्व दुनिया की है उनके बीच में एंगल निकालने का मतलब है पहले तो वो दोनों कहाँ मिल रही हैं वो पॉइंट देखा, उस पर दोनों टेंजेंट बनाई, उन दोनों टेंजेंट की स्लोप निकाली, वो दोनों स्लोप के बीच में उससे आपने एंगल निकाली। तो सर इससे तो जैसे मान लो यहां मिल रहा है और यहां मिल रहा है, तो जरूरी है क्या सेम एंगल बनेगा? है ना, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। तो अलग अलग एंगल हो सकता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये नोट 1 था। तो नोट 2 ये है कि कर्व्स
may have different angles at different point of intersection. ठीक है जी, जैसे मान लो यहाँ थीटा 1 हो गया, इस पॉइंट पे दो कर्व के बीच में आपने एंगल निकाला, तो मान लो थीटा 1 है, और सपोज इस पॉइंट पे निकाला और वो थीटा 2 है, तो ये थीटा 1 थीटा 2 अलग अलग हो सकते हैं, कोई खास बात नहीं। ठीक है, तो मान लो दो कर्व के बीच में एंगल पूछा जाए तो आपको दोनों एंगल बताने पड़ेंगे, है ना, मल्टीपल चॉइस है तो सभी चीजें जायज है, या वो पॉइंट देके बताएगी इस पॉइंट पे बताओ, तो आप एक पर्टिकुलर को चूज करोगे। ठीक है, तो ये जनरल कॉन्सेप्ट है दो कर्व के एंगल का। पॉइंट निकाला, स्लोप निकाली, ये कर लिया, फिर हमने कहा पाई माइनस थीटा भी एंगल है। ठीक है, दो के बीच अलग अलग एंगल भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई खास बात नहीं है, बता दो इसको। चलो एक दो नोट और लिख लेते हैं इसी में, है ना, जैसे नोट 1 ये हो गया था, नोट 2 ये हो गया। अब मान लो क्या होता है, कभी कभी कुछ स्पेशल कर्व्स होते हैं, मान लो ये C1 है और ये C2 है, और इसका यहां पे एंगल थीटा है और यहां पे एंगल थीटा है। ठीक है ना, तो दोज कर्व्स which makes equal angle theta at each point of intersection। मतलब अगर वो चार जगह मिलते हैं तो चारों जगह सेम एंगल बना रहे हैं, अगर ऐसी खूबसूरती है दो कर्व के बीच, देन दे आर कॉल्ड आइसोगोनल कर्व्स। ठीक है, ऐसे नाम है। मान लो दो कर्व हैं, दो जगह मिलते हैं, है ना, और दोनों जगह 30-30 एंगल बना रहा है, तो आइसोगोनल कर्व्स हैं, मतलब दोनों जगह एंगल सेम है, ये कहना चाह रहा है। ठीक, नेक्स्ट नोट है, मान लो एक कर्व है और एक कर्व है, ये है ना, सपोज एक कर्व है और एक दूसरा कर्व है, और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, उस पे जो एंगल है वो 90 आ गया, 90, है ना। इफ थीटा बराबर 90 डिग्री एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन वी से curves are intersecting orthogonally at point A, है ना। हमने सिर्फ इतना कहा है, अगर किसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एंगल 90 डिग्री हो जाए, है ना, दोनों की स्लोप्स m1 m2 क्या हो जाए, -1 हो जाए, है ना, m1 m2 क्या हो जाए, -1 हो जाए, तो हम इतना कह सकते हैं कि उस पॉइंट ए पे ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये नहीं कह सकते कर्व ऑर्थोगोनल है। इसका कारण कि हो सकता है कि वो दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हो, भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हो। तो यहां तो एंगल 90 आ गया और यहां एंगल 90 नहीं आया, तो आप कर्व्स को ऑर्थोगोनल थोड़ी बोल दोगे, आप तो बस ये बोल सकते हो कि इस पॉइंट पे वो ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं और इस पॉइंट पे ऑर्थोगोनली कट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाए, है ना, नेक्स्ट पॉइंट नोट 4 के बाद नोट 5, है ना, इसी में लिख लो कि इफ टू कर्व्स इंटरसेक्ट orthogonally at each point of intersection, then they are called orthogonal curves। ऑर्थोगोनल कर्व्स, है ना। मान लो कोई कर्व है, दो कर्व का एक जोड़ा है, कि सपोज वो मिलते ऐसे ही है कि जहां भी मिलते हैं वहां पे भी एंगल 90 है, यहां मिल रहे हैं यहां पे भी एंगल 90 है ना, थोड़ा साफ बना लो, है ना। मान लो यहां मिल रहे हैं तो यहां पे भी एंगल 90 है,
और यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे भी एंगल 90 है, तो दो जगह मिल रहे हैं, दोनों जगह 90 है, मतलब जितने भी पॉइंट मिल रहे हैं सब जगह एंगल 90 है, तो हर पॉइंट पे वो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस चीज को अपन बोल सकते हैं कि व्हेन दो टू कर्व्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली एट ईच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन वी से दीज कर्व आर ऑर्थोगोनल कर्व्स। बट इस केस में आप ऑर्थोगोनल कर्व नाम यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इस केस में क्या एक पे कट रहा है एक पे नहीं कट रहा, तो आप सिर्फ इतना बोल सकते हो कि इस पे ऑर्थोगोनली कट कर। क्लियर है ये बात? यस सर। बस ये थ्योरी है इसकी, अब इस पे क्वेश्चंस कर लेंगे। नोट कर लो तो बता देना। डन। चलो ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और है जो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करेगा। कई बार क्या होता है कि दो कर्व को आप सॉल्व कर रहे हो, भाई मैंने आपको प्रोसीजर क्या लिखाया कि आप पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो कर्व को सॉल्व करके निकालोगे ना, उसके बाद उस पर दोनों का डी बाई डी एक्स निकालोगे, मतलब दोनों की टेंजेंट की स्लोप निकालोगे, और फिर उनके बीच एंगल का फॉर्मूला लगाओगे। तो कई बार क्या होता है कुछ क्वेश्चंस में पॉइंट निकलता नहीं है, सॉल्व इजीली नहीं निकलता। तो आपको याद होगा फंक्शंस में सॉल्विंग बाय ग्राफ में मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था आपको लोग और एक्सपोनेंशियल वाला, कि जिसमें हिट एंड ट्रायल से ही पॉइंट निकलता है। तो कई बार वो ऐसा घुमाने के लिए आपको दे सकता है, फंसाने के लिए, कि आपका पॉइंट हिट एंड ट्रायल से निकले, ठीक है ना, और आप माथा मार रहे हो सॉल्व करने के लिए, वो सॉल्व नहीं होगी इक्वेशन। तो ऐसे चांसेस भी हो सकते हैं कि जो आपको पेयर दिया जाए, है ना, हालांकि कम होंगे, लोग शोक के केस में ज्यादातर हो सकता है ईके वगैरह में, अदरवाइज पर आपको हिट एंड ट्रायल से पॉइंट निकालना भी पॉसिबल हो सकता है क्वेश्चन में, कि आप सोच रहे हो पॉइंट ही नहीं निकल रहा, फिर क्वेश्चन कैसे होगा, तो तुक्का मारना भी पड़ सकता है। दूसरी चीज, कभी कभी क्या होगा, पॉइंट गंदे गंदे से पॉइंट आएंगे, है ना, हम उस पर टाइम वेस्ट करेंगे, फिर उन पॉइंट्स को उसमें रखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स 1 निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स 2 निकालेंगे, बट गंदे से कह लो या ये मान लो किसी में हमें पॉइंट निकालने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, या तो ये कह लो कि जरूरत नहीं पड़ेगी, या ये कह लो गंदे से निकाल के सॉल्व करोगे, माथा मारोगे, टाइम खराब करोगे, आंसर फिर भी बिना निकाले आ जाएगा। तो मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें उनकी नीड नहीं होगी, तो सर हमें कैसे पता चलेगा? इसका कारण तो यही है कि कुछ तो एक्सपीरियंस है ना, अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे, बट जरूरत कहां नहीं पड़ेगी। सपोज मान लो दो कर्व अगर ऑर्थोगोनल हुए, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ भी आए, m1 m2 तो -1 आएगा कि नहीं आएगा? भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैटर थोड़ी करेगा, अगर वो कर्व ऑर्थोगोनल हुए तो m1 m2 -1 आएगा कि नहीं आएगा? है ना, तो उसमें डी वाई बाई डी एक्स सीधा मुंह फाड़ के निकाल दो, दोनों का प्रोडक्ट -1 आ जाना चाहिए, तो वहां पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। आप निकाल भी लोगे तो टाइम खराब करोगे, या हो सकता है गंदी गंदी वैल्यूज आए उसमें निकालोगे रखोगे फिर टाइम खराब करोगे, या हो सकता है कहीं से निकले ही ना और क्वेश्चन उसके बिना ही हो जाए, है ना। तो मेरा कहने का पॉइंट ये है, हमेशा एक बार क्वेश्चन में टेंजेंट नॉर्मल के इस टाइप की कैटेगरी में आप देख लें कि बिना निकाले काम चलता है तो अच्छी बात है, और अगर जरूरत पड़ रही है तो निकाल लो, ठीक है ना। तो वो जो पॉइंट मैंने अभी बोला वो मैं लिखा रहा हूं, यही नोट बना के। अगला नोट जो है, नोट 6 बोल लो चाहे तो, कि sometimes it is difficult to get point of intersection, so either it is obtained by hit and trial, or we don't need it। ठीक है ना, हमें क्वेश्चन में वो चाहिए नहीं, तो बिना उसके ही प्रोसीड करके देख लो पहले आप, ठीक है। चलो एग्जांपल्स करते हैं।
तो मान लो पहला क्वेश्चन आ गया, फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फॉर द कर्व्स y स्क्वायर बराबर 4x एंड x स्क्वायर बराबर 4y। ठीक, तो देखो अगर अपन समझना चाहें, वैसे तो आपको पता है कि ये होता है एक्स स्क्वायर 4y और ये है आपका वाई स्क्वायर 4x। तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर भी आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। सॉल्व वाई स्क्वायर बराबर 4x एंड एक्स स्क्वायर बराबर 4y। ये y की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, तो x की पावर 4/16 बराबर 4x। तो यहाँ से आ गया x की पावर 4 माइनस 64x। x उड़ाना नहीं है वरना रूट कट जाएगा, x कॉमन लोगे तो x क्यूब माइनस 64 बराबर 0। तो यहाँ से 2 वैल्यू आ गई, x बराबर 0, x बराबर 4। x 0 रखोगे तो y भी 0 और x 4 रखोगे तो y भी 4 आएगा। विचार रखोगे 16 तो प्लस माइनस 4 आएगा, लेकिन आपको ऊपर वाला ही लेना, नीचे वाला नहीं लेना। या इसमें रखो क्योंकि यहाँ से सिंगल y आएगा, यहाँ से 2 y आएंगे, इसमें रखो 16/4 तो 4 ही आएगा। तो एक पॉइंट आ गया 4,4 और ये वाला पॉइंट आ गया भाई 0,0। तो देखो a पे तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं है, a पे तो ये इसकी टेंजेंट है। काले वाले की टेंजेंट कौन है? ये x एक्सिस, और नीले वाले की टेंजेंट कौन है? y एक्सिस। तो क्या ये दोनों 90 पे कट कर रहे हैं? तो एट ए कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली, क्या ये बात बोल सकते हो? यस सर। और दूसरे पॉइंट पे आपको निकालना है तो उस पे आप dy बाई dx दोनों के स्लोप्स निकाल लो। तो कर्व 1 अगर मान लो y स्क्वायर बराबर 4x है तो 2y इंटू वाई डैश बराबर 4। तो y डैश की वैल्यू कितनी आएगी? 4/2y। कहाँ पे निकालना है? 4,4 पे। तो y की जगह 4 रख दो, तो 4/2 इंटू 4 हाफ आ गई। ये मान लो स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 आ गई m1। ऐसी कर्व 2 है, मान लो x स्क्वायर बराबर 4y, तो y डैश बराबर कितना आ गया? x/2 आ गया। तो यहाँ पे x बराबर 2 रखो, 4 रखोगे तो y डैश कितना आ गया? 2। ये m2 आ गया। m1 m2 दोनों आ गए, तो जो tan थीटा आएगा वो आएगा m2 माइनस m1/1 प्लस m1 m2 का मोड। तो 2 माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस 2 इंटू हाफ। तो देखो कितना आएगा? 3/2 और अपॉन 2, तो 3/4 आ गया। तो थीटा बराबर कितना आ गया? tan इनवर्स 3/4। ठीक है, ये कौन सा एंगल है? ये यहाँ पे जो दो कर्व इनके बीच जो ये जो टेंजेंट्स बना रहे होंगे, ये जो थीटा है दैट इज tan। अब मान लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हुआ कि एंगल बिटवीन कर्व्स, तो देखो 90 डिग्री भी सही है, tan इनवर्स 3/4 भी सही है, cot इनवर्स 3/4 भी सही है। क्यों? वो cot इनवर्स नहीं, पाई माइनस tan इनवर्स 3/4 बोल सकते हो, ये भी सही है। ठीक है जी। सर 37 आ गया अगर। हाँ जी 37 सर आ सकता है। यार तुमने तो बायो वाली बात कर दी है। एक बात बताओ, पूरी ट्रिग्नोमेट्री तुमने पढ़ी है कभी? आज तक मैथ्स में बताया तुम्हें कि tan थीटा 37 3/4 होता है? अप्रोक्सीमेटली होता है, मतलब इसके करीब। तो करीब की बात नहीं होती ना, करीब आईटी में करीब कुछ नहीं होता। वो तो ऑप्शन में ही वो लिखे अप्रोक्सीमेटली, या वो कहे कि इसकी वैल्यू ये ले लो तो है ना। अदरवाइज इसको आप 37 डिग्री मान लो, ऑप्शन में आ जाए थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4 है और थीटा बराबर 37 डिग्री है, तो तुम इसी को लोगे, इसको नहीं लोगे। जब तक वो जैसे पाई को आप 22/7 अप्रोक्सीमेट लेते हो, बट 22/7 होता थोड़ी है। ऐसे ही tan 37, वो फिजिक्स में क्या ये बहुत स्टैंडर्ड एंगल है 37 53, तो वो लगभग वैल्यू लेके चलते हैं, है ना।
एग्जैक्टली नहीं होता। जैसे मैथ्स में अपन बात करें, ट्रिगो का कोई भी फॉर्मूला लगा के अपने से 37 नहीं निकलता। 2 थीटा 3 थीटा हाफ थीटा, अपन ने 18 36 54 22.5 45 सवा 11 कितने एंगल निकाले होते हैं, लेकिन 37 कभी नहीं निकाला, है ना। ठीक है। ओके। बता दे, छाप लिया तो। Yes, sir. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन और द कर्व्स y is equals to sin x and y is equals to cos x if x belongs to pi to 3 pi by 2। तो देखो, ये साइन का ग्राफ होता है, ये कॉस का ग्राफ है, ठीक। तो पाई से लेके 3 पाई बाय 2 के बीच में ये कहां मिल रहे हैं, 5 पाई बाय 4 पे मिलते हैं। हाँ जी, ये आपको ऐसे ग्राफ से नहीं तो ऐसे तो कर ही सकते हो, साइन एक्स बराबर कोस एक्स सोल्व कर लोगे तो tan एक्स बराबर 1 आ जाएगा। अब tan एक्स बराबर 1 थर्ड क्वाड्रेंट है, तो x बराबर 5 पाई बाय 4 आ जाएगा। हाँ जी, Yes, sir. तो बस इनके बीच यहाँ एंगल निकालना है। तो पॉइंट निकाल लिया, पॉइंट निकाल लिया तो दोनों का dy बाई dx निकाल लो। तो y बराबर साइन एक्स है, तो y डैश क्या हो गया, cos x। तो y डैश की वैल्यू 5 पाई बाय 4 पे कितनी आएगी, -1/√2 आएगी। ये आपका m1 हो गया। ऐसे दूसरा कर्व है y बराबर cos x, इसकी स्लोप क्या आएगी, y डैश बराबर माइनस साइन एक्स, इसकी वैल्यू 5 पाई बाय 4 पे वैल्यू क्या आएगी, +1/√2 आएगी। ठीक, तो ये m2 बोल दो, तो tan थीटा क्या होगा, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मोड। तो 1/√2 माइनस 1/√2 तो 2/√2 हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस m1 इंटू m2 हाफ हो जाएगा। तो ये 1/2, ये 2 ऊपर चला गया, 4 4 4 2√2 आ गया tan थीटा। तो थीटा बराबर कितना आ गया, tan इनवर्स 2 रूट। सही है। Sir, डिनोमिनेटर में 3/2 आएगा। क्यों 3/2 क्यों आएगा, 1 माइनस हाफ। Oh, sorry. ठीक, चलो, तो इसको आप ध्यान भी रख सकते हो कि साइन और कॉस tan इनवर्स 2√2 पे कट करेंगे हमेशा ही, है ना। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, सिमेट्री है ना भाई, यहाँ जो एंगल बन रहा होगा टेंजेंट में, यहाँ भी वही बन रहा होगा। ठीक है, नोट कर लिए तो बता दें। Sir, done. बता दें। Yes, sir. चलो,
मान लो छोटा सा क्वेश्चन और लें कि y बराबर फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन y बराबर 1 एंड y बराबर x स्क्वायर प्लस 1। तो देखो इसका dy बाय इसको इससे सॉल्व करोगे तो x बराबर 0 आ जाएगा और y बराबर 1 आ जाएगा। नाउ इसका y डैश तो हमेशा ही 0 है m1, इसका y डैश निकालोगे तो वो 2x आएगा और किस पे निकालना है x बराबर 0 पे, तो वो भी 0 आएगा m2। दोनों स्लोप बराबर आ गई तो tan थीटा 0 आ जाएगा। यस सर। ठीक, और इसको ग्राफ से भी दे सकते हो, हमारा कुछ है ही नहीं ऐसी फर्जी वाला था कि y बराबर 1 क्या होता है, ये होता है, और x स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ ये होता है। तो यहां इस ग्राफ की टेंजेंट भी तो यही लाइन है भाई, इस पे अगर टेंजेंट बनाओगे तो यही लाइन बनेगी, और नीचे काली वाली लाइन की टेंजेंट ये खुद ही है, तो दो लाइन कोइंसाइड कर रही है, तो कोइंसाइडिंग लाइंस के बीच का एंगल क्या होता है, 0 ही तो होता है। यस सर। बस 0 आ गया थीटा। चले, यस सर। किसी का ना हो तो बोल सकता है वहीं पे, है ना। नेक्स्ट, इफ द कर्व्स एक्स वाई बराबर के एंड एक्स बराबर वाई स्क्वायर cuts orthogonally, then find value of k, है ना। बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, है ना, एनसीईआरटी में भी है ऐसा, यही है शायद बोर्ड के हिसाब से। तो वैसे कुछ नहीं फर्जी भाई, ऑर्थोगोनल m1 m2 -1 करना और क्या करना है। मान लो ये कर्व है c1, वाई स्क्वायर बराबर x, और ये कर्व है xy बराबर k, c2, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लो, तो सॉल्व कर लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो दोनों को सॉल्व करेंगे अगर, तो x की जगह वाई स्क्वायर डाल दूंगा मैं यहाँ पे, तो वाई क्यूब बराबर k, तो क्या y की वैल्यू k की पावर 1/3 आ गई। y की जगह यहाँ k की पावर 1/3 रखोगे तो x की जगह k की पावर 2/3 आ जाएगा। तो ये पॉइंट आ गया आपका, k की पावर 2/3 कोमा k की पावर 1/3, ठीक है। अब आप इसकी स्लोप निकालोगे, y1 डैश निकालने के लिए क्या करोगे, इसका 2y इंटू वाई डैश बराबर 1, तो y डैश क्या आएगा 1/2y, और y कोऑर्डिनेट क्या है ये, तो वैल्यू क्या आएगी 1/2 इंटू k की पावर 1/3। ये आपकी क्या होगी m1 होगी भाई। ऐसे जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, है ना, इसको आप ऐसे लिख लो y बराबर k/x, तो y डैश बराबर क्या हो गया माइनस k/x स्क्वायर, और x की वैल्यू जब यहाँ डालोगे तो माइनस k की पावर 4/3, तो क्या इसको -1/k की पावर 1/3 लिख सकते हो। हाँ जी, यस सर। बस क्योंकि कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, बिकॉज कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, तो ऑब्वियस सी बात है कि m1 m2 का प्रोडक्ट क्या होगा -1 होगा। रख दो इसमें, तो 1/2 इंटू k की पावर 1/3 इंटू -1/k की पावर 1/3 बराबर -1, माइनस माइनस कर गया, k की पावर 2/3 बराबर कितना आ गया, हाफ आ गया। दोनों तरफ क्यूब कर दोगे तो k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1/8 आ गई। बस यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई ±1/2√2 आ गया।
किसी को कोई परेशानी? भाई पॉइंट निकाल लिया, पॉइंट रख दिया, दोनों की स्लोप m1 m2 निकाल ली, उसमें पॉइंट रख के स्लोप्स निकाल ली, दोनों का प्रोडक्ट -1 कर दिया बिकॉज ऑर्थोगोनल है वो। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में फिर 3-4 नंबर का आ जाता है। हाँ जी, क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो छोटा सा क्वेश्चन खुद ही कर लो इसी टाइप का। इफ x² बाय a² प्लस y² बाय 4 बराबर 1 एंड y² बराबर 16x, भाई ये एक इलिप्स है और ये एक पैराबोला है, आर ऑर्थोगोनल, देन फाइंड a। ये हो जाए तो बता देना, बाकी तब तक ट्राई कर लो। ये छाप लिया कि नहीं छापा अभी तक? So done. अब तुम देखो यहाँ पे जिन लोगों ने 2 मिनट इसको ट्राई दे दिया होगा उनको समझ में आ गया, पॉइंट निकालना थोड़ा भारी काम है यहाँ पे, समझ रहे हो? भाई आप y² को रखोगे 16x तो क्वाड्रेटिक बनेगी x² बाय a² प्लस 4x बराबर 1, तो गंदी सी वैल्यू आएगी, a के टर्म्स में आएगी, रूट शूट, मतलब एक फीलिंग आ रही है ना, गंदी सी वैल्यू आएगी है भाई। Yes, sir. तो मैंने अभी नोट लिखाया था कि जब कभी गंदी सी वैल्यू आए तो देयर आर चांसेस कि हो सकता है आपको पॉइंट निकालने की जरूरत ही ना पड़े, अब बिना पॉइंट के भी गेम खेल सकते हो। तो मैंने कहा चलो एक बार बिना पॉइंट के चलते हैं, जरूरत पड़ेगी तो अंत में निकाल लेंगे, भाई निकालना आवे चाहे बाद में निकालना है, अब गंदे को निकालना ही पड़ेगा अगर तो लास्ट में निकाल लेंगे, पर एक बार मैं सोचा बिना उसके काम चलाते हैं। तो लेट द पॉइंट इज x1, y1, लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x1, y1, ठीक है जी, बस मान लिया ऐसे। अब देखो इसका dy बाई dx निकालोगे तो 2x बाय a² प्लस 2y इंटू वाई डैश बाय 4 बराबर 0। तो y डैश की वैल्यू क्या आएगी, 2 से 2 कट गया, माइनस x बाय a² इंटू 4 बाय y, पॉइंट क्या रखोगे x1 y1, तो y डैश की वैल्यू क्या आ गई, -4 बाय a² इंटू x1 बाय y1। पहले आप पॉइंट निकाल के इसमें वैल्यू रखते, मैंने पॉइंट निकाला ही नहीं, मैंने ऐसे ही मान लिया, छोड़ो क्या आपका जरूरत ही ना पड़े। दूसरे कर के लिए आप देखोगे 2y इंटू वाई डैश बराबर 16, तो y डैश की वैल्यू क्या आ गई, 16/2y1, ये आपकी m2 आ गई, ये आपकी m1 आ गई। तो क्योंकि m1 m2 का प्रोडक्ट क्या है, -1 है, तो देखो -4 बाय a² इंटू 16/2, ये x1 अपॉन y1 का स्क्वायर बराबर -1, सही है? बोलो। Yes, sir. तो ये बन गया 32/a² इंटू x1 अपॉन y1 का स्क्वायर बराबर 1। अब देखो मुझे x1 y1 निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि x1 y1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो वो पैराबोला पे लाई करेगा, तो y1 का स्क्वायर बराबर 16x1 होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, तो x1 बाय y1 की स्क्वायर की वैल्यू 1/16 आ गई। a² की वैल्यू 2 आ गई,
तो ए की वैल्यू प्लस माइनस √2 आ गई। ठीक है, समझ में आ गया? यस। ठीक, तो देखो यही मैं वो पॉइंट कह रहा था कि जब गंदी सी सिचुएशन हो, मैं ये नहीं कह रहा हर वक्त ऐसा ही होगा, हो सकता है निकालना पड़े तो निकालना भी पड़ेगा, गंदा है तो चाहे गंदा फंदा जैसा भी है, बट मे बी की बात नीड ही ना हो तो हम उस पर टाइम वेस्ट ना करें, हम बिना पॉइंट मान के सीधा देख लें और मैनिपुलेशन से क्या पता सीधा ही काम हो जाए, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी चीजें हो सकती है। चाप लो इसको। हाँ भाई, ये नोट कर लिया तो बता दे। यस सर। फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन y² बराबर 16x एंड 2x² प्लस y² बराबर a², 2x² प्लस y² बराबर 4। देखो अभी स्टैंडर्ड प्रोसीजरली अगर अपन जाएंगे तो अपन पहले पॉइंट निकालेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2x² प्लस 16x बराबर 4, तो x² प्लस 8x माइनस 2 बराबर 0, तो x निकालोगे तो माइनस b प्लस माइनस b² माइनस माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो ये गंदी फंदी सी वैल्यू आ गई, मैंने छोड़े यार, कौन माथा मारे, जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे ना। वैसे भी नेक्स्ट तो निकाल लीजिए भाई, निकालने में कौन सा कुछ करना था, स्क्वेयरिंग करना है इसका, चलो अभी मैंने उसको छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया आइडिया। लेट पॉइंट इज x1, y1, तो ठीक है, इसको देखो डिफरेंशिएट करोगे 4x प्लस 2y इंटू वाई डैश बराबर 0, y डैश बराबर माइनस 2x1 बाय y1 आ गया, इसको आपने m1 बोल दिया। दूसरे कर्व के लिए 2y इंटू वाई डैश बराबर 16, तो y डैश बराबर 8 बाय y1 आ गया, इसको आपने m2 बोल दिया, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, तो m1 m2 बराबर, चेक करो, है ना। ये अब यहाँ पे -1 करना है, कोई लॉजिक नहीं है, सुन लो मेरी बात। क्यों नहीं है? क्योंकि पिछले में तो उसने बोला था कि वहां आपको दे रखा था वो ऑर्थोगोनल है, तो यहाँ ये थोड़ी पता है, एंगल तो पूछा है, जरूरी थोड़ी है, तो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ सपोज ऑप्शन में 90 डिग्री है, तो क्यों एक हलचल सी उठेगी अपने, एक बार 90 चेक कर लो यार, क्या बिना पॉइंट निकाले अगर काम होता है, m1 m2 -1 आता है तो दिक्कत कहाँ आ रही है, और नहीं आएगा तो फिर पॉइंट निकाल के वैल्यू निकाल लेंगे जो भी होगा। तो इसलिए मैंने एक बार बस चेक करा, तो m1 m2 की वैल्यू देखो -2x1 अपॉन y1 इंटू 8 बाय y1, तो देखो -16 x1 अपॉन y1 स्क्वायर आ रहा है, और क्योंकि y1 उसमें रखा जाएगा तो y1 स्क्वायर कितना होगा 16x होगा, तो -16 x1 अपॉन 16 x1 करके, तो ये -1 आ गया, -1 आ गया, तो बस पॉइंट कुछ भी हो, हमें क्या मतलब है। सो दीज कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, दीज कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, बट पूछा गया था एंगल बता दो, तो आंसर वुड बी 90 डिग्री। ठीक है, हालांकि अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन का डेटा सेम है, उसमें यहाँ वेरिएबल डाल के मैंने वैल्यू पूछ ली थी, वो 2 आ गई थी, इसमें मैंने 2 देके पूछ ली, बट दोनों का जनरल आप समझे, वहां तो आपको फील आएगी m1 m2 बराबर -1 करना ही करना है, आपने कर दिया, यहाँ आपको फील नहीं आएगी, यहाँ तो आप पॉइंट निकालोगे, सपोज अगर आप इसकी वैल्यू निकालने लगे, इसकी वैल्यू निकालने लगे तो भी काम हो जाएगा, बट 2-4 मिनट आप खर्च कर दोगे। तो मैंने कहा एक बार अगर ऑप्शन में 90 डिग्री है और पॉइंट इजीली नहीं निकल रहा है, तो क्यों ना लेट्स गो फॉर m1 m2 -1 है या नहीं, चेक करने में क्या जा रहा है, वो देखो हमारी किस्मत अच्छी थी तो आ गया। ठीक है,
इनके बीच एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है आपसे। वैसे आपको वैसी नॉलेज के लिए याद करा दूं कि ये रेक्टेंगुलर, ये हाइपरबोला है ना, और ये वाला हाइपरबोला ऐसा है ये दोनों हाइपरबोला ही, ठीक है ना। मतलब अगर आप ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करना देखना चाहें कि ये हाइपरबोला है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, और जो दूसरा है अपना वो ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनके, ये थीटा पूछा है आपसे। लेकिन एक बात बताओ मुझे, दोनों निकालने की अलग अलग जरूरत है क्या? आपको पता है दोनों कर्व सिमेट्रिक है भाई, ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन सिमेट्रिक है, फील आ रही है। तो जो एंगल यहाँ होगा ना वही यहाँ होगा, पक्की बात है, ठीक है। ये बातें तो अपन ऐसे ही कर रहे हैं जस्ट, है ना, क्वेश्चन से तो ज्यादा इतना नहीं इन्वॉल्वमेंट है, आप तो सीधा सीधा मुंह फाड़ के सॉल्व करो तो भी हो जाएगा। हाँ भाई, ये सॉल्यूशन मिटा दो पिछले क्वेश्चन का। Yes, sir. ठीक है, तो अगेन देखो, पॉइंट निकालोगे, क्वाड्रेटिक बनाओगे, मेरा मन नहीं है, एक बार मतलब मैं 90 डिग्री को लेके तुक्का मारना जा रहा हूँ, ठीक है ना, और कोई लॉजिक नहीं है इसका। तो जस्ट मैंने पॉइंट निकाला नहीं है ना, लेट द पॉइंट इज x1 y, उसका डिफरेंशिएशन निकालोगे 2x माइनस 2y इंटू वाई डैश बराबर 0, तो y डैश की वैल्यू क्या आएगी x1 बाय y1, ये आपका m1 हो गया। दूसरे कर्व के लिए आप y बराबर सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर लिखोगे, तो y डैश बराबर क्या हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, दैट इज माइनस सी स्क्वायर बाई x1 स्क्वायर। इसको आपने दे दिया m2। नाउ लेट्स चेक m1 m2 क्या आ रहा है। तो m1 m2 की वैल्यू x1 अपॉन y1 इंटू माइनस सी स्क्वायर अपॉन x1 का स्क्वायर, ये x1 कट गया, और क्योंकि x1 इंटू वाई1 सी स्क्वायर के बराबर होगा, इसमें भाई दोनों का कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये इसको आपने x1 को y1 माना है, तो इसको भी वेरीफाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो x1 y1 की वैल्यू कितनी आ गई सी स्क्वायर, तो माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कट गया, -1 आ गया, है ना, गोल लग गया, तुक्का लग गया। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया 90 डिग्री, ठीक है। वो नहीं क्या अब तक ये Sir, done. हाँ बता दिया तो ना। चलो नेक्स्ट इज फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन between y is equals to e raised to power 1 minus x and y is equals to ln of x e। आपको याद हो मैंने सेम ये क्वेश्चन फंक्शन में लिया था, जब मैंने आपको पूछा था कि इनका सॉल्यूशन बता दो या पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता दो दिस बराबर दिस के। तो वहां मैंने आपको बताया था कि f का ग्राफ बनाया, g का ग्राफ बनाया, फिर हमने देखा, है ना, या फिर वहां पर ये बात उठी थी, मुझे याद आ रही है कि चलो तुक्का मारने लगे। पहले तो आप सॉल्व करने लगोगे, देखो e की पावर 1 माइनस एक्स बराबर ln xc, ये इक्वेशन आपसे सॉल्व नहीं होगी। क्यों?
अगर आप log लोगे तो 1 माइनस एक्स बराबर log ऑफ log x ही आ जाएगा, और अगर आप e की पावर लोगे यहां से तो x ही बराबर e की पावर में e की पावर 1 माइनस एक्स आएगा। दोनों ही रास्ते से आप सीधा वैल्यू इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते। नाउ अगेन आपके दिमाग में आएगा हिट एंड ट्राई, तुक्का। तुक्का मारोगे तो देखो 1 का तुक्का बहुत आराम से लग रहा है। x बराबर 1 रखोगे ln e 1 आ रहा है, x बराबर 1 रखोगे 1 माइनस 1 0 e की पावर 0 बना रहा है। तो क्लियरली वी कैन सी, है ना, क्लियरली मतलब तुक्का और कुछ नहीं, है ना। तुक्का लगाया तो आपको 1,0 दिख रहा है पॉइंट। लेकिन ये बात मैंने वहां पे ही बताई थी कि चलो ठीक है, तुक्का मार के आपने पॉइंट निकाल लिया 1,0, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि दुनिया में इसके अलावा कोई इसका पॉइंट और नहीं हो सकता। हो सकता है ना। भाई एक तुक्का आपको दिख गया, एक आपको दिख गया, हो सकता है कोई और वैल्यू हो जो आपको ना दिखे, तो जरूरी तो नहीं है ना कि ये है तो इसके अलावा कोई, ये है इसको कोई नहीं नकार रहा, ये तो आपने सेटिस्फाई करके देख लिया, लेकिन इसके अलावा भी हो सकती है। तो उस चीज का जजमेंट हमने कहा था कैसे आएगा, दोनों का ग्राफ बना के। तो आपको याद हो तो मैंने उस टाइम इसके ग्राफ बनवाए थे ट्रांसफॉर्मेशन से, अभी भी दोबारा बना सकते हैं हम। भाई e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, और उसमें x की जगह क्या रखना है, x माइनस 1 रखना है। तो ये ग्राफ किधर चला जाएगा, e की पावर माइनस एक्स में x की जगह x माइनस 1 रख दो, तो ग्राफ इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा, राइट में शिफ्ट हो जाएगा। यस सर। तो ये वाला जो पॉइंट था ये 1 पे आ जाएगा ऐसे, है ना, ऐसा बनेगा। ऐसे ही log का ग्राफ होता है ऐसा, आपने आर्ग्यूमेंट को e से गुना कर दिया, e से गुना कर दिया तो उसकी स्केलिंग जो है वो 1/k टाइम्स हो जाएगी, k से गुना कर दिया तो 1/k हो जाएगा। मतलब जो इनपुट अंदर पहले 1 हो रहा था 1 पे, अब 1 होगा 1/e पे, तो बस ये स्केलिंग 1/e हो जाएगी, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/e यहां आएगा, तो बस, तो क्लियरली आपको दिख रहा है एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, इसके अलावा इसका कोई पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, ये तो मैंने जस्ट इसलिए दोबारा बताया कि कल को जेई में कोई ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट भी हो, और आप ऐसा ना हो कि सिर्फ एक तुक्का मार के खेल गए, ठीक है ना। हाँ, बट इस क्वेश्चन में इसकी नीड नहीं थी कि भाई पहली बात तो ऐसा चांस कम है इस तुक्के वाले का, और उसके बाद भी अपन ये एक्सपेक्ट करें इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट भी होगा, उसको निकालने जो निकालना पॉसिबल नहीं है, तो उसका कोई रोल नहीं है। हाँ, बट नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात करें तो आपको ये जरूर देखना पड़ेगा। क्यों, आप सिर्फ इसको लेके ये नहीं बोल सकते एक ही सोल्यूशन है, लेकिन अगर एंगल की बात ही करनी है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है और आपका एक तुक्का लग गया, बस आप इसी पॉइंट को लेके एंगल निकालो, जरा टेंशन की बात नहीं। तो देखो वहां से वाई डैश निकालोगे तो e की पावर 1 माइनस एक्स इंटू माइनस 1, एक्स की जगह क्या रखोगे 0, 0 रखा 1, तो ये आ गया माइनस 1, ये आपका m1 आ गया। ऐसे दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करोगे y डैश, तो 1/xe इंटू ई, x की जगह 1 रखोगे e आ गया, ये आ गया m2। हाँ भाई, ये तो दुनिया अपनी बहुत सुंदर चल रही है आज, m1 m2 माइनस 1 आ गया। तो ये कर्व्स क्या हो गए, ऑर्थोगोनल हो गए, सही है। So these curves are orthogonal, 90 एंगल आ गया। ठीक है, तो ये वो वाली बात थी जो मैंने उसमें लिखाई थी कि कई बार पॉइंट निकालना होता है, हिट एंड ट्रायल से निकालना होता है। ठीक है, तो ये वो वाली बात हो गई, और जिसमें मैंने कहा था नीड नहीं होती है, गंदी सी वैल्यू है या फिर आपकी कैलकुलेशन लेंदी हो और उसकी नीड है ही नहीं, तो आप फर्स्ट थॉट में तो बिना पॉइंट निकाले x1 y1 मान के ही डील करो। अगर अपना काम बन गया अच्छी बात है, नहीं बना तो आप पॉइंट निकाल लो। हाँ भाई, क्लियर है सारी बातें जो मैंने उसमें बताई थी अभी? यस चलो नोट कर लो। सर। डन। चलो so next question is find condition if
स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b1 स्क्वायर बराबर 1 एंड x स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b2 स्क्वायर बराबर 1 इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। है ना, कंडीशन बताओ a1 a2 b1 b2 में, सो दैट दीज टू कर्व्स कट्स इंटरसेक्ट कट्स ईच अदर ऑल्सो। चलो तो अगेन देखो, पॉइंट निकालना तो इतना इजी नहीं है, तो अपन मान लेते हैं पॉइंट। ये दो इलिप्स है ना, जानते हो आप, तो ठीक है, मान लो पॉइंट x1 y1 है, तो इसका dy बाई dx निकालोगे 2x अपॉन a1 स्क्वायर प्लस 2y अपॉन b1 स्क्वायर इंटू y डैश बराबर 0। तो y डैश की वैल्यू क्या आएगी, माइनस b1 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर इंटू x1 अपॉन y1। ये आपका m आ गया, ठीक है जी। ऐसे ही इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डायरेक्टली बोल सकते हो y डैश बराबर क्या आएगा, माइनस b2 स्क्वायर, अब भाई सेम ही तो है कर्व, a2 स्क्वायर इंटू x1 अपॉन y1 आएगा, ये m2 आ गया। एंड क्योंकि ऑर्थोगोनल कर्व्स है, ऑर्थोगोनल है, तो m1 m2 का प्रोडक्ट कितना आएगा, -1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर बराबर -1, ये आएगा। अब कंडीशन तो a1 a2 b1 b2 में चाहिए, तो x1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर को एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको। ये कहां से एलिमिनेट होगा भाई, x1 y1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, x1 y1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो दो इक्वेशन है आपके पास। अब आपको दो वो और एक ये, तीन इक्वेशन से x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर एलिमिनेट करना, कैसे भी करो। तो देखते हैं, अपन कोशिश करते हैं कि ये पूरा का पूरा टर्म क्रिएट हो जाए तो अच्छी बात है। तो एज x1 y1 will satisfy both curves तो देखो क्या होगा, x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1 होगा, एंड ऑब्वियसली x2 स्क्वायर x1 स्क्वायर a1 b1 a2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b2 स्क्वायर बराबर 1, ये भी होगा, ठीक है जी। तो अपन ऐसा करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो देखो x1 स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन a1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a2 स्क्वायर, और प्लस में बचेगा y1 स्क्वायर 1 अपॉन b1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन b2 स्क्वायर बराबर 0। तो देखो y1 स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो सीधा x1 y स्क्वायर x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है यहां से। भाई आप इसको ऐसे लिख लो, a2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर बराबर में माइनस जाएगा उधर, तो माइनस y1 स्क्वायर b2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर अपॉन b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर, ये सारा तामझाम इधर उधर करोगे तो x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर into b1 square upon b1 square b2 square upon a1 square a2 square will be is equals to minus of b2 square minus b1 square upon a2 square minus a1 square। क्या ये पूरे की वैल्यू ही आ गई यहां से उठ के अभी? Yes, sir.
बस Yes, sir. इसको इसमें डाल दो तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, इसको उधर उचका दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा b2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर बराबर a2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर। ये आपकी कंडीशन बता दें इसे। Yes, sir. Yes, sir. लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट सब नॉर्मल, ये सब क्या होता है? ठीक है जी। सपोज कोई कर्व है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स और एक पॉइंट है x1 कोमा y1, ठीक है, उस पे आपने टेंजेंट बना दी। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये टेंजेंट है तो यहां से ये नॉर्मल आएगी, अभी Yes, sir. कोई भी जनरल पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, मतलब कोई जनरल कर्व की, कोई स्पेसिफिक कर्व नहीं है ना, कोई भी नॉर्मल कर्व है उसके लिए कोई पॉइंट है जिसको मैंने P बोल दिया, उस पे टेंजेंट बनाई उसको T बोल दिया, नॉर्मल बनाई उसको N बोल दिया। अब वो टेंजेंट कभी तो एक्स एक्सिस को कट करेगी ना, अनटिल कि वो हॉरिजॉन्टल ना हो, तो कभी तो इसको कट करेगी, तो इस पॉइंट को मैंने बोल दिया T, ठीक है ना, इस पॉइंट को T, तो हाँ इस पॉइंट को T बोलती है T, और नॉर्मल जहां कट कर रही है उस पॉइंट को बोल दिया मैंने N, और इस पॉइंट से मैंने फुट गिराया एक्स एक्सिस पे, उस पॉइंट को मैंने बोल दिया P। कोई परेशानी भाई? ये T तो वैसे ही लिखा था, चलो इसको आप कंफ्यूज ना हो, टेंजेंट एंड नॉर्मल लिख लो, ज्यादा दिक्कत है भाई। देयर इज एनी कर्व y इक्वल्स टू fx and there is any arbitrary point on it x1 y1, and if we draw tangent and normal to this, then when the tangent cuts x axis, that point is called T, and the normal cuts x axis, that point is called N, and the foot of perpendicular from P on the x axis is called Q। सही है? तो ये अगर थीटा है तो ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, और ये थीटा है। सही है? ठीक है, तो मैं पहले तो आपको टर्म्स क्लियर कर दूं। ये जो लेंथ ऑफ, किसी को लगेगा लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या चीज है यार, टेंजेंट तो एक लाइन है, लाइन तो इनफाइनाइट लंबी होती है, तो लाइन की तो लेंथ होती नहीं है। वो बात सही है, लेकिन जो कैलकुलस में लेंथ ऑफ टेंजेंट हम डिफाइन करते हैं वो हम लेते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेके जिस पॉइंट पे टेंजेंट है, और जहां तक वो एक्स एक्सिस को काटती नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज को अपन बोलते हैं, इस चीज को लेंथ ऑफ टेंजेंट, यहां से लेके यहां तक। ऐसे ही नॉर्मल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां से लेके यहां तक, जहां तक वो उसको नहीं काटती एक्स एक्सिस को, लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब सब टेंजेंट और सब नॉर्मल क्या होता है? इसका ये प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, और दिस इज लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। क्या ये टर्म्स क्लियर है? Yes, sir. ठीक ठीक है, ये मैं पिक्चर इसलिए बना रहा हूं, इस सीधा रटने की जगह आप ये डायग्राम याद रखेंगे ना दिमाग में, तो आप कभी भूलेंगे नहीं कि कोई भी निकालना है, निकाल लिया करेंगे आप। तो अब एक बात बताओ, ये ट्रायंगल है, ये 90 है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ये जो हाइट है ये क्या है आपकी y1,
तो यस सर। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपको हाइपोटेनियस चाहिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा, है ना। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल अपॉन सॉरी y1 अपॉन लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर कितना, साइन थीटा। तो आप ये बोल सकते हो लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर कितना हो गया, y1 cosec थीटा। मोड y1 cosec थीटा। ऐसे ही लेंथ ऑफ नॉर्मल को आप कैसे लिख सकते हो भाई, ये 90 हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया सपोज। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस थीटा। और आपको y1 अपॉन नॉर्मल बराबर कॉस थीटा, तो नॉर्मल बराबर y1 अपॉन कॉस थीटा, तो y1 सेक थीटा आ जाएगा, ये लेंथ। यस। ऐसे ही लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, तो देखो दिस अपॉन दिस क्या होता है, y1 अपॉन सब टेंजेंट बराबर cos थीटा, सॉरी y1 अपॉन सब टेंजेंट बराबर tan थीटा। तो सब टेंजेंट y1 अपॉन tan थीटा मतलब y1 cot थीटा। और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ये, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस अपॉन y1 बराबर tan थीटा। तो ये कितना आ गया, y1 tan थीटा। हाँ भाई, तो देखो जिसको ये डायग्राम ऐसे दिमाग में रहेगा टेंजेंट नॉर्मल थीटा, तो तुरंत आप ये चारों चीजें लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट सब नॉर्मल किसी को निकाल लो बिना रटे। यस सर। ठीक है। नाउ y1 तो आपको पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट है, और थीटा को कैसे एडजस्ट करोगे, थीटा तो आपको पता है ना भाई, tan थीटा किसके बराबर है, y डैश dy बाय dx एट x1 y1 के बराबर है ना tan थीटा। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट की स्लोप है वो tan थीटा के बराबर होगी, क्योंकि x एक्सिस से थीटा बना रही है। तो जगह जगह आप क्या कर सकते हो, देखो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो y1 इंटू y डैश, तो tan थीटा क्या होता है y डैश। इसको लिख सकते हो y1 अपॉन y डैश। सेक को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, तो सेक क्या होता है रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर। तो देखो लेंथ ऑफ नॉर्मल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं नीचे लिख देता हूं, लेंथ ऑफ नॉर्मल को y1 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस y डैश का स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ नॉर्मल। ऐसी लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y1 अप कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का रूट, तो रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट, कॉट क्या होता है 1 बाय 10, तो 1 अपॉन y डैश का स्क्वायर। ये आपके फॉर्मूले निकल के आ गए चारों चीजों के, लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट सब नॉर्मल। ठीक है, याद करने का मैंने तरीका बता दिया, चाहे तो समझ के रखे चाहे ब्लाइंडली रट के रखे, बस ये आपको 4 टर्म्स पता होने चाहिए। इन 4 टर्म्स की बात हो तो आप ये एक्सप्रेशन लिख दें तुरंत उसके सामने। ठीक है, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, ये y कोसेक थीटा है, ये y कॉट थीटा, तो इधर को वाले आ रहे हैं, इधर सेक tan आ रहे हैं, है ना, थोड़ा सा रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो क्लियर है ये? यस। यस सर। चलो तो चलो मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट फॉर द कर्व y is equals to x cube plus 3x square plus 4x minus 1 at x बराबर 0। ठीक है जी, तो आपने तुरंत जैसे ये दिमाग में आया टेंजेंट का फॉर्मूला वो रहा, लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मोड ऑफ
y कोऑर्डिनेट इंटू रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन वाई डैश का स्क्वायर। हाँ भाई सही है। अब आप इसका y डैश निकाल लो, तो y डैश बराबर 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। तो y डैश की वैल्यू किस पे पूछी है, 0 पे, तो वो तो हो गई 4, और y की वैल्यू 0 रखोगे, 0 0 0, तो y की वैल्यू कितनी होगी 0 पे, -1। दोनों वैल्यू उठा के इसमें रख दो, तो -1 रूट ऑफ 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 का मोड, तो आंसर कितना आ गया, रूट 17/4 आ गया। Yes, sir. So this is the length of the tangent. ठीक है जी, चलो बाकी इस पे और क्वेश्चन अपन कल करते हैं, आज का टाइम हो गया। ठीक है, ओके।